अंकी, मानो किसी छोटी पत्नी ने कोई गलती कर दी हो, पीछे हट गई और दबी आवाज में संकोच से जवाब दिया। उसकी उदासी से तुम्हारा क्या लेना देना है? यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या सोच रही हो। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमेशा से उसे छुपकर पसंद करती थी और तुमने उसकी माँ के इलाज का खर्च भी उठाया था, लेकिन किस्मत के किसी अजीब मोड़ के कारण अजय शर्मा ने सोचा कि वह मैं हूँ और फिर उसने मेरे साथ रिश्ता बना लिया। शुरू में मैं भी हैरान थी कि अजय शर्मा अचानक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला और मैंने आपसे पूछा और आपने इस मामले को उजागर करने का इरादा नहीं किया बल्कि हमें साथ रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ओह, अब समझ में आया। क्या पहले अजय शर्मा गरीब था इसलिए तुमने उसे मुझे सौंप दिया और मुझे उसके साथ मुश्किलों भरी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया? और अब जब तुम्हें पता है कि वह कामयाब हो गया है और उसकी एक नई पहचान बन गई है तो तुम उस पर प्यार जताने के लिए बेताब हो रही हो और साथ ही साथ पहले जो हुआ था उसे उजागर करके मुझे बदनाम कर रही हो और खुद को बेहतर साबित कर रही हो ताकि अजय शर्मा तुम्हारा एहसानमंद हो जाए और तुम्हें स्वीकार कर ले। तुम तो वाकई कुछ अलग ही हो। विकास जिक्सुआन खुद से बात करते हुए जबरदस्ती अपनी अक्लों को इनकी के कथन में जोड़ रही थी। मैंने नहीं किया। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? अंकी पूरी तरह से भ्रमित थी, लेकिन उसका दिल पहले से ही शोक से भरा हुआ था और उसे केवल रोने की परवाह थी, न कि अजय शर्मा की सफलता और बदली हुई पहचान के बारे में जानकारी पर गहराई से विचार करने की। उसे बस इस बात का डर था कि ब्रेकअप के बाद अजय शर्मा दुखी हो जाएगा, इसलिए उसने उसे सांत्वना देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके पसंदीदा व्यंजनों की एक मेज पकाने की योजना बनाई। सच में, तुम्हें आग, चोरी और अपने सबसे अच्छे दोस्त से सावधान रहना चाहिए। निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अब से अजय शर्मा से दूर रहो। हमेशा दबंग रहने वाली विकास जिक्सुआन ने सीधे इनकी पर दहाड़ मारी, उसे पकड़कर दरवाजे की ओर धकेल दिया। तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। अजय शर्मा गुस्से से भरे चेहरे के साथ दरवाजे पर प्रकट हुआ। लू, अजय शर्मा, तुम वापस आ गए। मैं भाड़ में जाओ। अजय शर्मा ने सीधे विकास जिक्सुआन को धक्का देकर दूर कर दिया, अंकी को अपनी बाहों में भर लिया और चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखा। अगर उसने अभी दरवाजे पर उनकी बातचीत न सुनी होती तो अजय शर्मा को पता ही नहीं चलता कि उसकी मां के चिकित्सा खर्चों का भुगतान अंकी ने किया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विकास जिक्सुआन के साथ बिताए 4 वर्षों के दौरान अंकी और विकास जिक्सुआन के कुछ व्यवहार थोड़े अजीब थे। अब पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ समझ में आता है। क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अचानक हुए इस दृश्य से अंकी भी अचंभित रह गई। अजय शर्मा की आंखों में चिंता देखकर अंकी का चेहरा अचानक लाल हो गया। विशेषकर अजय शर्मा के हाथों से सुरक्षित होने के कारण वे बहुत करीब थे, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे, जिससे उसका दिल अचानक अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। अंकी, तुम बेशर्म औरत, मेरे सामने ही अजय शर्मा को बहका रही हो। दोनों के बीच का माहौल देखकर विकास जिक्सुआन शांत नहीं बैठ सकी और चिल्लाते हुए आगे बढ़ गई। एक थप्पड़ पड़ा और विकास जिक्सुआन जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर एक चमकदार लाल रंग का 5 उंगलियों वाला निशान दिखाई दिया। अजय शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? विकास जिक्सुआन ने अविश्वास और लाल आंखों से अजय शर्मा की ओर देखा, जिसका हाथ अभी भी हवा में था। जब से वे साथ थे, अजय शर्मा लगभग हमेशा ही उसकी बात मानता था। उसे मारना तो दूर की बात है, वह उसे डांटने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अब तो उसने अंकी के लिए उस पर हाथ भी उठा लिया। इसलिए उसकी निगाहें आनिकी की ओर विष से भरी हुई थीं। अगर नजरें जान ले सकती तो आनिकी अब तक गोलियों से छलनी हो चुकी होती। तुम्हें मारूं, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक इंसान कैसे बनते हैं। मैनेजर सन, आपने अभी अभी देखा, इस महिला ने जबरदस्ती प्रवेश किया, न केवल मेरी प्रेमिका को मौखिक रूप से गाली दी बल्कि उस पर हमला करने का प्रयास भी किया। कृपया पुलिस को बुलाने में मेरी मदद करें। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विकास जिक्सुआन की विषैली निगाहों और क्रोधित भावों को अनदेखा करते हुए अजय शर्मा ने संडेफू की ओर देखा। जी हाँ श्री लू, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे सभी सहकर्मी गवाही दे सकते हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। इतना कहकर उसने फोन उठाया और कानून प्रवर्तन विभाग को डायल किया। होंग्यांग मैंशन में मैनेजर बनने वाला कोई भी व्यक्ति चतुर होता था। एक सरसरी नज़र से ही पता चल जाता था कि वहाँ क्या चल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अजय शर्मा की प्रेमिका हूँ, वो बहुत चालाक है। मैं हमेशा से इसी घर में रहती थी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इसे साबित कर सकता है। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। उनकी बातें सुनकर विकास जिक्सुआन बेतहाशा चीख पड़ी। क्या आपको गलतफहमी है? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अंकी मेरी मौजूदा गर्लफ्रेंड है। चूंकि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना मेरे घर में प्रवेश करना अतिक्रमण है। जी हाँ, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ और हमने अभी अभी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हम साबित कर सकते हैं कि वास्तव में यही हुआ था। अजय शर्मा की बातें सुनकर सन डेफू ने तुरंत उनकी बातों को दोहराया। तुम लोग। इसी समय कानून प्रवर्तन विभाग मौके पर पहुंचा। स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने सीधे विकास जिक्सुआन को हिरासत में ले लिया। चाहे वह कितनी भी दलीलें दे, वहां मौजूद सभी लोगों की कहानी एक जैसी थी। कानून प्रवर्तन विभाग ने शुरू में सुझाव दिया कि यह निजी मध्यस्थता के लिए एक दीवानी मामला हो सकता है, लेकिन अजय शर्मा ने इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मध्यस्थता अप्रभावी रही, इसलिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। अंततः विकास जिक्सुआन को अतिक्रमण और नुकसान पहुंचाने के इरादे के आरोप में सीधे हिरासत में ले लिया गया। सन डेफू ने घटना के बाद की स्थिति को संभाला और अजय शर्मा के सामान को स्थानांतरित करने के लिए लोगों को बुलाया। घर में केवल अजय शर्मा और अंकी ही बचे थे। तब से लेकर अब तक अंकी पूरी तरह से स्तब्ध थी, सिर्फ इसलिए कि अजय शर्मा ने कहा था कि वह उसकी प्रेमिका है। अंकी, तुम कितनी नासमझ हो। तुमने मुझे इन बातों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया?
अगर विकास जिक्सुआन ने आज खुद इसका खुलासा नहीं किया होता तो क्या तुम इसे मुझसे हमेशा के लिए छिपाने की योजना बना रही थी? अपने सामने खड़ी उस भोली भाली महिला को देखकर अजय शर्मा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक से पकड़ी गई इनकी उसकी बाहों में पहले तो तनाव में आ गई, फिर शक्तिशाली आलिंगन और उस आदमी की अनूठी खुशबू को महसूस करते हुए उसका शरीर धीरे धीरे नरम पड़ गया और उसका दिमाग सुन्न हो गया। लंबे आलिंगन के बाद अजय शर्मा ने अंकी की सुंदर ठुड्डी को ऊपर उठाया, उसे स्नेहपूर्वक देखा और फुसफुसाया, अब इतनी नादान मत बनो। अंकी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, धीरे से सहमति में गुनगुनाया, उसके गाल लाल हो गए। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसे इस तरह गले लगाया था, और वह वही पुरुष था जिससे वह हमेशा से छुपकर प्यार करती थी, इसलिए वह बेहद शर्मीली थी। अचानक उसके होठों पर एक गर्म सनसनी महसूस होने से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 8 पहला खून सुरक्षित, एक आश्चर्यजनक 10 ड्रॉ। काफी देर बाद उनके होंठ अलग हुए। अजय शर्मा ने अपनी बाहों में बैठी उस प्यारी लड़की को देखा जो अभी भी एक चौंकी हुई हिरनी की तरह थी, और मुस्कुराया। ये भी इतने वर्षों में पहली बार था कि उसने इस भोली भाली लड़की को इतनी करीब से ध्यानपूर्वक देखा था। रूप रंग के मामले में वह निश्चित रूप से विकास जिक्सुआन से कहीं बेहतर थी, और उसका शारीरिक गठन तो और भी अधिक प्रभावशाली था। हालांकि अतीत में उनकी संबंधित सामाजिक स्थिति के कारण वे केवल अच्छे दोस्त थे, लेकिन इन वर्षों में एनक्यूई ने वास्तव में उसकी काफी मदद की थी। चूंकि अब वे उस बाधा को पार कर चुके थे और वह हमेशा से आंची की प्रशंसा करता रहा था, इसलिए उसने चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देने का फैसला किया। तुम बहुत बुरे हो। एनक्यूई का चेहरा शर्म से भरा हुआ था। उसने अपनी कोमल मुट्ठी से अजय शर्मा की छाती को हल्के से थपथपाया, उसका सिर लगभग जमीन में धंसा हुआ था। हालांकि उसके दिल में थोड़ी सी मिठास भरी हुई थी। दोनों ने कुछ समय स्नेहपूर्वक एक साथ बिताया और फिर खुशी खुशी उस भोजन को खाने के लिए बैठ गए जो एनक्यूई ने पहले से तैयार किया था। हालांकि इसमें सिर्फ 3 व्यंजन और एक सूप था, जो कि घर का बना हुआ बहुत ही साधारण खाना था, लेकिन ये सभी व्यंजन अजय शर्मा को खाने में पसंद थे। वे बातें करते, हंसते हंसते खाना खाते और बातचीत करते रहे, और हैरानी की बात यह है कि भोजन लगभग 2 घंटे तक चला। उन्होंने अतीत की कई बातों पर भी चर्चा की, जिससे उनके दिल और भी करीब आ गए। और जब एनक्यूई ने सुना कि अजय शर्मा ने न केवल ताइफू प्लाजा का अधिग्रहण किया है, बल्कि पड़ोसी होंग्यांग हवेली में एक पूरी इमारत भी खरीद ली है, तो वह मौके पर ही सदमे में आ गई और लंबे समय तक उससे उबर नहीं पाए। लेकिन उसने इस बात की पड़ताल नहीं की कि अजय शर्मा ने ये सब कैसे हासिल किया। आंची के लिए जब तक अजय शर्मा खुश था, वह भी खुश थी। भोजन के बाद अजय शर्मा आंची को अपना नया घर दिखाने ले गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, आंची तो आश्चर्यचकित थी ही, साथ ही वह खुद भी दंग रह गया। ये वास्तव में एक आलीशान निवास था, विशेष रूप से 280 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट। पूरे कमरे में एक आकर्षक तारों भरे आकाश की छत और एक मनोरम बालकनी थी, जिससे कमरे के अंदर से ही आसपास के पूरे दृश्य का आनंद लिया जा सकता था। आज रात तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? अजय शर्मा, जो बालकनी में आंची को पकड़े हुए दूर के नज़ारे को देख रही थी, अचानक उसके कान के पास झुकी और धीरे से पूछा। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी बाहों में आंची का शरीर तनावग्रस्त हो गया है, लेकिन फिर भी उसने उसे धीरे से सिर हिलाते हुए देखा। अजय शर्मा ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को मोड़ा, अपने दाहिने हाथ से उसे गोद में उठाया और एनक्यूई की चीख के बीच उसे दुल्हन की तरह कमरे की ओर ले गया। गर्मी की रात की हल्की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जो उनके झूमते हुए शरीरों के विपरीत एक मादक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। मध्यरात्रि। डिंग, मॉल का नवीनीकरण हो गया है, अलमारियों पर नए सामान आ गए हैं। मेजबान स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें खरीदना है या नहीं। अजय शर्मा ने नींद से भरी आंखों से अपनी आंखें खोलीं, अपने बगल में गहरी नींद में सो रही प्यारी लड़की पर एक नज़र डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सिस्टम खोला और उस पर नज़र डाली। आइटम: ज़िरुई मैंशन विला नंबर 1, कीमत 1 युआन। इस वस्तु को देखकर अजय शर्मा तुरंत चौंक गया। रियल एस्टेट बिक्री में काम करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ज़िरुई मैंशन किस प्रकार का अस्तित्व था। अगर आज का होंग्यांग मैंशन एक आलीशान आवास था, तो ज़िरुई मैंशन आलीशान आवासों में शिखर पर था। क्योंकि होंग्यांग मैंशन की बिल्डिंग नंबर 1 में सभी 36 अपार्टमेंट की कुल कीमत 300 मिलियन से अधिक थी, जबकि ज़िरुई मैंशन में सबसे खराब विला की कीमत भी 300 मिलियन से अधिक होगी। और ज़िरुई मैंशन में स्थित विलाओं के लिए कीमत जितनी बेहतर होती थी और घर का नंबर जितना छोटा होता था, वे उतने ही महंगे होते थे। पहले विला नंबर 3 की बिक्री कीमत 1 अरब थी। जहां तक विला नंबर 1 की बात है, यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे सिर्फ पैसे से हासिल किया जा सके। अजय शर्मा ने तो यह भी सुना था कि एक बार किसी ने इसे 3 अरब में खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वह सफल रहा। यह अंदाजा लगाना आसान था कि विला नंबर 1 कितना प्रभावशाली था। सदमे का असर अभी पूरी तरह से कम भी नहीं हुआ था कि अलार्म की सूचना फिर से बज उठी। डिंग, मेजबान को बधाई हो जिन्होंने फर्स्ट ब्लड हासिल किया और अप्रत्याशित रूप से 10 खिलाड़ियों का ड्रॉ जीता। इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? लॉटरी से प्राप्त वस्तुओं को भुनाने के लिए केवल 1 युआन की आवश्यकता है। क्या आप लॉटरी शुरू करना चाहते हैं? शुरू करना। एक विचार के साथ ही उसकी आंखों के सामने एक बड़ा पुरस्कार चक्र प्रकट हुआ, लेकिन सभी पुरस्कारों पर प्रश्न चिन्ह अंकित थे। इसके नीचे 1 बार ड्रॉ करने या 10 बार ड्रॉ करने के विकल्प दिए गए थे। 10 ड्रॉ। पलक झपकते ही पहिया घूमने लगा। डिंग, मेजबान को गुइजिंग गोंग शराब की एक बोतल प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को गुइजिंग गोंग शराब की एक और बोतल प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को माओताई का एक डिब्बा प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को एक और माओताई का डिब्बा प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को वुलियांगे का एक केस प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को वुलियांगे का एक और केस प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन।
क्या ये चीज़ शराब के प्रति जुनूनी है? एक के बाद एक सामने आए शराब के 6 मामलों को देखकर अजय शर्मा वाक रह गया। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने एक पगानी जोड़ा दुनिया में एकमात्र प्राप्त किया है। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को 1 अरब ध्वनि तरंगे प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को बधाई, उन्होंने एक स्किल इंस्टेंट मास्टरी कार्ड प्राप्त किया है। भुगतान मूल्य 1 युआन। डिंग, मेजबान को एक मांसपेशी बढ़ाने वाली गोली प्राप्त करने पर बधाई। भुगतान मूल्य 1 युआन। फुफकार, इसके बाद जो चीजें सामने आई उन्हें देखकर अजय शर्मा दंग रह गया। हर एक पिछले वाले से ज्यादा प्रभावशाली था। उदाहरण के लिए पगानी जोड़ा को ही ले लीजिए। अजय शर्मा ने इसे ऑनलाइन खोजा और प्रशंसा से वाहवाही किए बिना नहीं रह सकी। ऐसी कार की कीमत वास्तव में 40 मिलियन से अधिक थी, जिसे ज़िया साम्राज्य के 3 दिव्य जानवरों में से एक के रूप में जाना जाता था, और इसकी खासियत ये थी कि यह विश्व स्तर पर अद्वितीय सीमित संस्करण थी। इसे बाहर निकालते समय निश्चित रूप से लोग इसे मुड़कर देखेंगे, और इससे मिलने वाली अटेंशन का तो कहना ही क्या। लेकिन ये 1 अरब ध्वनि तरंगे क्या थीं? इनका कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता था। क्या इन्हें पता था कि वह अक्सर डुअन ब्राउज करता है? क्या ये उसे लाइव स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कह रही थी? और यह स्किल इंस्टेंट मास्टरी कार्ड, ये तो बहुत ही शानदार लग रहा था। लेकिन वो मांसपेशियों को बढ़ाने वाली गोली क्या थी? इस बारे में सोचते हुए अजय शर्मा ने उन सभी को वापस ले लिया और मांसपेशियों को बढ़ाने वाली गोली के बारे में जानकारी खोली। मांसपेशी बढ़ाने वाली गोली, इसे लेने के बाद यह अस्थि मज्जा को साफ करती है और व्यक्ति की समग्र क्षमता को 10 गुना बढ़ा देती है। इतना मजबूत, हर लिहाज से 10 गुना सुधार, क्या ये शीर्ष विशेष बलों के सैनिकों से भी अधिक मजबूत नहीं होगा? इसके अलावा हर पेशे की अपनी एक विशेषता होती है, यहाँ तक कि शीर्ष विशेष बलों के सैनिक भी कुछ ही पहलुओं में विशेष रूप से मजबूत होते हैं, वे वास्तव में सर्वांगीण नहीं होते। लेकिन यह मांसपेशी बढ़ाने वाली गोली वास्तव में सभी पहलुओं में 10 गुना सुधार की अनुमति देती है। अजय शर्मा चुपचाप बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया और फिर ध्यान से गोली का निरीक्षण किया। मांसपेशियों को बढ़ाने वाली गोली एक सामान्य गोली की बजाय एक औषधीय गोली जैसी अधिक थी। यह एक आदमी के अंगूठे के नाखून के आकार की थी और पूरी तरह से धधकती लाल थी। इसकी सतह पर बादलों जैसी सफ़ेद आकृतियां बनी हुई थीं और एक हल्की अवर्णनीय सुगंध उसकी नाक में समा गई। सिस्टम से प्राप्त उत्पाद हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इस विश्वास को मानते हुए अजय शर्मा ने बिना किसी झिझक के इसे एक ही बार में निगल लिया। फुफकार, अस्थि मज्जा की यह सफाई उपन्यासों और टीवी शो में वर्णित जितनी दर्दनाक बिल्कुल नहीं थी। इसके विपरीत उनके पूरे शरीर को बेहद आराम महसूस हुआ। मांसपेशियों को बढ़ाने वाली गोली पेट में जाते ही वह अनगिनत गर्म धाराओं में बदल गई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गईं, और उसकी त्वचा की सतह से पसीने की काली बूंदें स्पष्ट रूप से उभरने लगीं, साथ ही एक तीखी गंध भी आने लगी। और इस प्रक्रिया के दौरान अजय शर्मा की हड्डियां और मांसपेशियां भी अजीब तरह से फड़कने लगीं। वह जानता था कि उसका शरीर विकसित हो रहा है। लगभग 10 मिनट बाद उसके शरीर में प्रवाहित हो रही गर्म ऊर्जा समाप्त हो गई और विकास रुक गया। अजय शर्मा ने तुरंत हाथ धोए और दर्पण के सामने लौट आया। उसकी मूल ऊंचाई 178 सेंटीमीटर थी, जो अब काफ़ी बढ़ गई थी और कम से कम 185 सेंटीमीटर तक पहुंच गई थी। उनकी पिछली खूबसूरती के अलावा उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक सुस्पष्ट हो गया था, जिससे उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता का भाव झलक रहा था। और उसकी मांसपेशियों की रूपरेखा को मानो सावधानीपूर्वक तराशा गया हो, पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया हो, प्रत्येक भाग शक्ति की विस्फोटक भावना से भरा हुआ हो। अजय शर्मा को तो ये भी महसूस हो रहा था कि अब अगर वह एक मुक्का मारे तो वह निश्चित रूप से दीवार तोड़ सकता है। इस बदलाव से अजय शर्मा बहुत खुश हुआ, खासकर नीचे देखने के बाद तो वह और भी संतुष्ट हो गया। इसलिए वह वापस बेडरूम में चला गया। एनची, सुबह की कसरत का समय हो गया है। 9, सड़कों पर तबाही मचाने वाला दिव्य जानवर, ईश्वरीय ड्राइविंग कौशल। अगले दिन दोपहर के करीब दोनों आखिरकार आराम से जागे। अजय शर्मा ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन आंख क्यूई चलते समय लड़खड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी, जिसे देखकर अजय शर्मा को हंसी आ गई। अब भी हंस रहे हो? ये सब तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, मेरी गलती थी। मैं अब आपको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाता हूं ताकि आप अपनी ताकत वापस पा सकें, और फिर मैं आज दोपहर आपको एक सरप्राइज दिखाने ले जाऊंगा। डिंगेलिंग। इसी समय एनक्यूई के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो माँ। ओह, कल रात मेरा काम खत्म होने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर रुक गया। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। फ़ोन रखने के बाद एनक्यूई ने असहायता से कंधे उचका दिए। तुमने भी सुना होगा, माँ का फ़ोन आ रहा है, मुझे वापस जाना होगा। साथ ही मेरी कंपनी मुझे कुछ समय के लिए, शायद 1 हफ्ते के लिए, व्यावसायिक यात्रा पर भेज सकती है। लगता है सरप्राइज के लिए मुझे यात्रा से वापस आने तक इंतजार करना पड़ेगा। आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं? ठीक है, तो मैं इस हफ्ते का इस्तेमाल अपने कुछ काम निपटाने के लिए करूँगा। क्या मैं आपको वापस ले जाऊँ? कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। आपको थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए। साथ ही मुझे वापस जाकर अपनी माँ को मानसिक रूप से तैयार करना है। उन्हें नहीं पता कि हम साथ हैं, और अगर उन्हें अचानक पता चल गया तो उन्हें झटका लग सकता है। ठीक है, तो वापस जाओ और मेरी होने वाली सास पर कुछ अच्छा मनोवैज्ञानिक काम करो। कुछ देर तक हंसी मजाक करने के बाद एनक्यूई चली गई। अजय शर्मा ने अपने कपड़ों में छानबीन की और आखिरकार उसे कैजुअल स्पोर्ट्सवियर का एक सेट मिला, जो उसने एक विदेशी व्यापार की दुकान से सस्ते में खरीदा था और जो अपेक्षाकृत ढीला ढाला था। विगोर पिल के असर से उसे नए कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने ताइफू प्लाजा में खरीदारी करने का फैसला किया। कल जाने से पहले गाओ जियानली ने उन्हें ताइफू प्लाजा के लिए एक सुप्रीम ब्लैक कार्ड दिया था। उनके अलावा पूरे दिल्ली शहर में केवल 3 कार्ड जारी किए गए थे, जो दर्शाता है कि यह कार्ड कितना मूल्यवान था। इस कार्ड से ताइफू प्लाजा में सभी खरीदारी आधी कीमत पर की जा सकती थी।
एक उच्च स्तरीय परिसर से अपेक्षित होने के नाते यहाँ के सभी 280 अपार्टमेंट यूनिट में निजी संलग्न गराज हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 कारें खड़ी की जा सकती हैं। इससे अजय शर्मा के लिए बाद में अपनी कार को स्पेशियल पाउच से बाहर निकालना सुविधाजनक हो गया। अगर उसने अचानक बाहर हवा में कार छोड़ दी होती तो क्या निगरानी फुटेज में इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से चौंक नहीं जाता। जैसे ही उनके दिमाग में विचार आया, एक शानदार बैंगनी रंग की कार्बन फाइबर सुपर कार, जिसके गलविंग दरवाजे खुले हुए थे, तुरंत उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। ठंडा, जैसा कि विश्व स्तर पर सीमित संस्करण वाली सुपरकार से उम्मीद की जाती है, कार की चाबी भी बेहद उत्कृष्ट थी, एक पगानी सुपरकार का लघु मॉडल। अजय शर्मा को इससे भी अधिक संतुष्टि इस बात से मिली कि सिस्टम के उत्पाद संपूर्ण थे, पंजीकरण प्लेट, बीमा और अन्य सहायक वस्तुओं सहित सभी चीजें पूर्ण थीं। गाड़ी की नंबर प्लेट अभी भी जियांग थी। चाहे ऐसी नंबर प्लेट कितनी भी महंगी क्यों न हो, आम लोग इसे नहीं खरीद सकते थे। इसे गाड़ी में लेकर घूमना प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वो जैसे ही अजय शर्मा ने पगानी को चलाना शुरू किया, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी, मानो कोई सोया हुआ भयंकर जानवर जाग रहा हो, लहर दर लहर। उसने गियर बदला और एक्सीलरेटर को हल्के से दबाया। कार हवा की तरह तेजी से भागी और पलक झपकते ही रॉकेट की तरह निकल पड़ी। उसकी शक्ति सचमुच अविश्वसनीय थी। अभी कौन सी कार गुजरी, उसका स्टाइल तो कमाल का है। मुझे भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। वह सुव्यवस्थित आकार वाकई असाधारण है और बैंगनी रंग तो और भी भव्य दिखता है। यह जरूर महंगा होगा। बिल्कुल सही, ये बुगाटी वेरॉन से भी ज्यादा शानदार दिखती है। मुझे यकीन है इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन होगी। 10 मिलियन? बिल्कुल नहीं, इस कार का नाम पगानी जोडा है। इसका नाम हमारे ज़िया साम्राज्य के 3 दिव्य पशुओं के नाम पर रखा गया है। बाकी 2 के नाम बाक्सिया और चिवेन हैं और ये सभी विश्व स्तर पर अद्वितीय सीमित संस्करण हैं। इसकी कीमत 40 मिलियन से भी ज्यादा है और इसमें ट्विन टर्बो V12 इंजन लगा है, जो 730 हॉर्स पावर की ताकत से 400 किलोमीटर घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस दिव्य कार को अपनी आंखों से देखूंगा। ये सड़कों पर धूम मचाने वाला एक अद्भुत दानव है। एक कार प्रेमी ने पीछे हत्ती हुई टेललाइट्स को देखा और ईर्ष्या से भरी आंखों से समझाना शुरू किया। वाह, हालांकि मुझे आपके द्वारा बताए गए तकनीकी विनिर्देश समझ में नहीं आए, लेकिन 40 मिलियन का आंकड़ा मुझे चौंका गया। हालांकि इस इलाके में उच्चवर्गीय पेशेवर और मालिक रहते थे, फिर भी कोई भी 40 मिलियन से अधिक कीमत की कार नहीं खरीदता था और कई लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं था। विकास क्षेत्र के बाहर स्थित संजिंग नंबर 7 वॉयडिक्ट रेसिंग के शौकीनों के लिए एक मिलन स्थल था। दिल्ली शहर में सड़क का यह एकमात्र ऐसा हिस्सा था जहां रेसिंग को मौन रूप से अनुमति दी गई थी और यहां कोई गति सीमा नहीं थी। पंख शैली के कपड़े पहने युवा लड़के लड़कियों का एक समूह 2 गुटों में बंट गया था और वे यहां एक दूसरे का सामना कर रहे थे। छोटी शैतान बहन, ऐसे चेहरे और शरीर के साथ तुम क्यों दौड़ लगा रही हो? मेरे भाईवान का अनुसरण करो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम विलासितापूर्ण जीवन जियोगी। पीले रंग से रंगे बालों वाले एक व्यक्ति ने कामुक मुस्कान के साथ उसे छेड़ा। दफा हो जाओ, पीले बालों वाले, अभी पूरी तरह से समझदार भी नहीं हुए हो और अपनी शैतान बहन से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। बकवास बंद करो। हर राउंड में 100,000 का इनाम है। जो भी नंबर 7 वॉयडिक्ट के 13 खतरनाक मोड़ सबसे पहले पार करेगा वही जीतेगा। लिटिल डेविल्स के नाम से जानी जाने वाली महिला ने आक्रामक लहजे में आदेश दिया। ठीक है, लेकिन चलो एक शर्त जोड़ते हैं। अगर मैं जीतता हूं तो तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी। दफा हो जाओ। मुझसे सोने की चाह रखने वाले पुरुषों की कतार दिल्ली शहर से लेकर मैजिक सिटी तक फैली हुई है। तुम खुद को क्या समझते हो? शर्त लगाओ अगर लगा सकते हो, वरना भाग जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। छोटी शैतान बहन इतनी कमजोर नहीं थी, वह पीले बालों वाले के झांसे में नहीं आने वाली थी। बूम बूम बूम, कुछ और भूसे लगने के बाद येलो हेयर और लिटिल डेविल्स अपनी अपनी कारों को लेकर स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच गईं। चलो अपनी शर्त लगाओ। पीले बालों वाली के जीतने की संभावना 1 से 0.7 है, छोटी शैतान बहन के जीतने की संभावना 1 से 0.9 है और टाई होने पर जीतने की संभावना 1 से 2 है। उसी समय छोटी शैतान बहन द्वारा लाया गया झाड़ू जैसे सिर वाला एक युवक चिल्लाने लगा और शर्त लगाने लगा। मैं लिटिल डेविल्स के जीतने पर 30,000 का दांव लगाता हूं। क्या तुम बेवकूफ़ हो? येलो हेयर जिस गेलेस को चलाता है उसमें कई बार बदलाव किए गए हैं और उसका कौशल लिटिल डेविल्स से थोड़ा बेहतर है। देखो, संभावनाओं से भी यही लगता है कि येलो हेयर के जीतने की संभावना अधिक है। लिटिल डेविल्स का हर 7Z प्रदर्शन येलो हेयर से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। हो सकता है येलो हेयर का कौशल थोड़ा बेहतर रहा हो, लेकिन जब से वह मशहूर हुआ है तब से वह हयाशी भरी जिंदगी जी रहा है। कौन जाने उसका कौशल अब कम हो गया है या नहीं। बिल्कुल, मैंने भी लिटिल डेविल्स के जीतने पर 20,000 का दांव लगाया था। वैसे भी यह एक जुआ ही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप जीतने की अधिक संभावना वाले पर ही दांव लगाते हैं। तो फिर आप टाई पर शर्त क्यों नहीं लगाते, 1-2 पर? दोनों ने वक्ता को ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो और काफी देर चुप रहने के बाद एक ने कहा, इन 13 खतरनाक मोड़ों के निकास से एक बार में केवल एक ही कार गुजर सकती है। फिर टाई कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तैयार। ठीक उसी क्षण रेफरी का लाल झंडा अचानक नीचे गिर गया और दोनों स्पोर्ट्स कारें एक साथ तेजी से बाहर निकल आईं। धूल उड़ाती हुई और कान फाड़ देने वाली गर्जना करती हुई वे आगे बढ़ गईं। संजिंग नंबर 7 वॉयडिक्ट का पूरा खर्च रेसिंग के शौकीनों ने उठाया और इसे उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। पूरे ट्रैक को विभिन्न खतरनाक रेसिंग ट्रैकों के क्लासिक तत्वों को मिलाकर डिजाइन किया गया था, जिससे इसकी कठिनाई का स्तर बेहद बढ़ गया था। एक सामान्य अनुभवी ड्राइवर को भी इस सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चलाने में ही पसीना आ जाएगा, रेसिंग करने की तो बात ही छोड़िए। येलो हेयर का कौशल वाकई उत्कृष्ट था। उसने तुरंत ही सफलतापूर्वक उस स्थान को अवरुद्ध कर दिया और बढ़त हासिल कर ली।
लेकिन लिटिल डेविल्सिस भी कम नहीं थी। वह हर कदम पर जोर लगा रही थी और लगातार आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, जिससे येलो हेयर को अपनी सतर्कता कम करने का मौका नहीं मिल रहा था। दोनों टीमें गतिरोध में फंसी हुई हैं और गेलेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। ऐसा लगता है कि असली विजेता का फैसला 13 खतरनाक मोड़ों पर ही होगा। स्वाभाविक रूप से रेस के लिए एक ट्रैक उद्घोषक मौजूद था जो लगातार प्रगति की रिपोर्ट दे रहा था। लेकिन अचानक एक कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान दें, एक सुपरकार अभी अभी प्रवेश द्वार बी से ट्रैक पर तेजी से आई है। हे भगवान, यह इतनी तेज है कि मैं देख ही नहीं पाया कि यह कौन सी कार थी। अरे बाप रे, ये तो बैंगनी रंग का पगानी है। इसकी रफ्तार 400 मीटर से भी ज़्यादा होगी, है ना? किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही निगरानी चौकी संख्या 2 पर तैनात व्यक्ति चिल्ला उठा। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। प्रवेश द्वार बी पर स्थित निगरानी स्थल से निगरानी चौकी संख्या 2 तक की दूरी 1 किलोमीटर या 1000 मीटर से अधिक थी। दोनों रिपोर्टों में सिर्फ 6 सेकंड का अंतर था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कार ने महज 1 सेकंड में लगभग 200 मीटर की दूरी तय कर ली। ये गति 400 मील प्रति घंटे से कहीं अधिक थी और यह भी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था। आपको ये समझना होगा कि यह पुल रेसिंग ट्रैक पूरी तरह से घुमावदार था। सीधी सड़क पर 1 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ लगाना पहले से ही बेहद मुश्किल है, घुमावदार सड़क पर तो और भी मुश्किल। क्या आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं? 10 दर्शकों को चौंकाना और अपार धन कमाना। कुछ मिनट पहले तक अजय शर्मा पगानी जोडा कार चलाने का भरपूर आनंद ले रहा था, लेकिन चूंकि उसने लाइसेंस मिलने के बाद कोई कार नहीं खरीदी थी, इसलिए उसने तेज गति से गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं की और इस तरह कार चलाने के रोमांच से पूरी तरह वंचित रह गया। आपके पास एक लग्जरी कार तो है, लेकिन एक हाथ से फरारी चलाने का हुनर नहीं है। ये कितना शर्मनाक है। इसलिए अजय शर्मा ने तुरंत स्किल इंस्टेंट मास्टरी कार्ड का इस्तेमाल किया और ड्राइविंग कौशल में महारत हासिल करने का विकल्प चुना। डिंग, स्किल इंस्टेंट मास्टरी कार्ड का उपयोग सफलतापूर्वक हो गया है। होस्ट की ड्राइविंग स्किल अपग्रेड हो रही है। डिंग, होस्ट को सी रैंक रेसर स्किल में महारत हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को बी रैंक रेसर स्किल में महारत हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को एसएसएस रैंक रेसर स्किल में महारत हासिल करने के लिए बधाई। सिस्टम से कई तरह की चेतावनी की आवाज़ें सुनाई दीं। हर बार जब कोई चेतावनी बजती तो अजय शर्मा को ऐसा लगता जैसे उसके दिमाग में तुरंत कुछ नया जुड़ जाता हो। एसएसएस रैंक के रेसर कौशल में महारत हासिल करने के बाद कार के हर हिस्से को देखने का उनका नजरिया बदल गया। पल भर में ऐसा लगा मानो मनुष्य और कार एक हो गए हों और उसका शरीर तुरंत ही उस अवस्था में ढल गया जो पैगानी की तीव्र उड़ान के लिए अधिक उपयुक्त थी। वून वून वून, एक्सीलरेटर पर पैर रखते ही पगानी जोडा एक धनुष से छूटे तीर की तरह तुरंत आगे बढ़ गई। बस यूं ही गाड़ी चलाते हुए और सफर का आनंद लेते हुए अजय शर्मा सीधे मित्सुई नंबर 7 वॉइडेक पर पहुंच गया। सभी जानते हैं कि यह बिना किसी सीमा के तेज गति से गाड़ी चलाने का बेहतरीन स्थान है। चूंकि अब उसके पास एसएसएस रैंक की रेसिंग क्षमता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यहां आकर आनंद लेना ही था। कार एक प्रेत की तरह सीधे पुल के भी प्रवेश द्वार पर पहुंची और तेजी से निकल गई। बस एक मामूली समायोजन के साथ पगानी ने प्रवेश द्वार पर मौजूद कई घुमावों को आसानी से पार कर लिया। इतना ही नहीं, उसकी गति धीमी नहीं हुई, बल्कि उसने थोड़ी और रफ्तार पकड़ ली। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रेसिंग कर रहा है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही उसने देखा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक उद्घोषक वॉकी टॉकी लिए खड़ा है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उसने आगे 2 स्पोर्ट्स कारों को बढ़त के लिए जोरदार होड़ करते देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वह किसी और की रेस में आ गया है। मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले कई लोग पेशेवर रेसर हैं। चूंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, इसलिए मुझे अपनी निपुण एसएसएस रैंक तकनीक और उनकी तकनीक के बीच का अंतर परखना चाहिए। चूंकि यह अवसर दुर्लभ था, इसलिए अजय शर्मा के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने एक्सीलरेटर को पूरी तरह से दबा दिया। बूम, एक विशेष लय वाली दहाड़ सुनाई दी और पैगानी एक बैंगनी नर शेर की तरह आक्रामक रूप से दूरी कम करने लगा। इस समय तक लिटिल घोस्ट सिस्टर और येलो हेयर ने अपने हेडसेट के माध्यम से उद्घोषक की रिपोर्ट सुन ली थी और उन्हें पता चल गया था कि एक कार आ रही है। हालांकि उन दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी रफ्तार को देखते हुए अगर कोई कार भी एंट्रेंस से भी आती तो जरूरी नहीं था कि वह उन्हें पकड़ पाती। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अपने रिव्यू मिरर में एक काला बिंदु दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद काला बिंदु तेजी से बड़ा हो गया और एक बैंगनी प्रेत में बदल गया जो सीधे करीब आने लगा। अरे यार, ये क्या है? कितनी तेज है? दोनों चौंक गए। तुम मुझे ओवरटेक करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। छोटी भूतनी बहन ने पीछे से बैंगनी रंग के प्रेत को बाईं ओर से उसे ओवरटेक करने की कोशिश करते देखा, इसलिए उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाकर बाईं लेन पर कब्जा कर लिया। अप्रत्याशित रूप से बैंगनी रंग के उस प्रेत ने केवल चाल चलने का नाटक किया, एक ऐसा कार का पैंतरा अपनाया और बिना किसी अनावश्यक हलचल के हट 7Z के दाहिनी ओर से तुरंत निकल गया। क्या बकवास है! छोटी भूतनी बहन, जिसे पल भर में ही पीछे छोड़ दिया गया था, पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उस पर कब्जा करने का समय और दूरी पर नियंत्रण वाकई अद्भुत था। आगे चल रहे पीले बालों वाले व्यक्ति ने देखा कि छोटी भूतनी बहन पलक झपकते ही पीछे छूट गई और उसका शरीर कांप उठा। यह नया प्रतियोगी वाकई एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसी घबराहट ने येलो हेयर को असाधारण कौशल दिखाने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार ये व्यक्ति एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय रेसर था और उसकी ब्लॉक करने की क्षमता निर्विवाद थी। एक पल के लिए अजय शर्मा उसकी कार को ओवरटेक नहीं कर पाए। 13 घातक मोड़ों का प्रवेश द्वार सामने देखकर पीले बालों वाला लड़का और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया। एक बार जब वे उस खुले स्थान में प्रवेश कर जाते तो रास्ता संकरा हो जाता, जिससे ओवरटेकिंग करना और भी असंभव हो जाता। इसलिए अगर येलो हेयर प्रवेश द्वार तक बढ़त बनाए रखता है तो वह जीत जाएगा। स्विश, जैसे ही येलो हेयर ने मोड़ में प्रवेश करने की तैयारी में ब्रेक दबाए, बैंगनी रंग का प्रेत तुरंत आगे बढ़ा और तेजी से निकल गया।
हे भगवान, क्या तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस दृश्य को देखकर येलो हेयर चौंक गया, जिसके कारण वह चिल्लाया और उसने अपनी गाड़ी के ब्रेक जोर से लगा दिए। उसे पता था कि 13 घातक मोड़ों का प्रवेश द्वार एक बहुत ही तीखा मोड़ था। अजय शर्मा की गति से वहां से गुजरने पर निश्चित रूप से एक घातक दुर्घटना हो जाएगी। वह निश्चित रूप से किसी वाहन के पीछे पीछे चलकर पलटने और विस्फोट का गवाह नहीं बनना चाहता था। फिर सड़क पर टायरों के घिसने की एक तीखी चीख सुनाई दी, मानो 100 राक्षसों की रात्रि परेड हो रही हो। साथ ही 2 लाल टेल लाइट्स भी दिखाई दी। एक स्विश की आवाज के साथ बैंगनी रंग की पगानी ने एक खूबसूरत ड्रिफ्ट का प्रदर्शन किया और मोड़ को बखूबी पार किया। अरे बाप रे, ये सच नहीं हो सकता। वो इतनी तेजी से मोड़ ले सकता है। सिर्फ येलो हेयर ही नहीं, बल्कि कब एंट्रेंस पर रिपोर्टिंग के लिए तैनात उद्घोषक भी अचंभित रह गए थे। काफी देर के विराम के बाद उनमें से एक चिल्लाया, हे भगवान, क्या ये सच में इंसान है? पीछे से तेजी से आती हुई छोटी भूतनी बहन भी इतनी सदमे में थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या सच में कोई इतना अद्भुत इंसान है? ये युवती तुम्हें देर सवेर ढूंढ ही लेगी। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। बचपन से ही वह बलवान लोगों की प्रशंसक थी और स्वाभाविक रूप से वह ऐसे चमत्कारी कौशल वाले किसी व्यक्ति से मिलना चाहती थी। छोटी भूतनी बहन, इस दौर के बारे में क्या ख्याल है? सदमा लगना एक बात थी, लेकिन उन्हें शर्त का नतीजा तो तय करना ही था। क्या करें? इसे ड्रॉ मान लें? छोटी भूतनी बहन ने कंधे उचका दिए। ड्रॉ? अगर उस आदमी ने गड़बड़ न की होती तो तुम मेरी धूल चाट रहे होते। रेस में अप्रत्याशित परिस्थितियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और ऐसी किसी घटना के कारण वह समाप्त हो जाती है, तो क्या आपको ट्रॉफी मिलेगी? जब तक हम पूरे ट्रैक पर दौड़ जारी नहीं रखते। येलो हेयर ने लिटिल घोस्ट सिस्टर की वर्तमान स्थिति देखी। वह अपनी कार को मोड़ के प्रवेश द्वार तक ले आई थी। अगर वे रेस जारी रखते तो धूल चाटते हुए वह उसके पीछे रह जाता। ड्रॉ तो ड्रॉ ही होता है। एक और दिन बर्बाद हो गया। येलो हेयर ने केवल असहाय होकर आह भरी और गाड़ी चलाकर चली गई। छोटी यांगजी, क्या तुमने येलो हेयर को यह स्वीकार करते सुना कि मैच ड्रॉ रहा? येलो हेयर को जाते हुए देखकर लिटिल घोस्ट सिस्टर ने अपना कम्युनिकेटर निकाला और बात की। मैंने तुम्हारी बात सुन ली बहन, तो फिर हिसाब बराबर करके बंद कर दो। समझ गया। लिटिल यांगजी के जवाब देने के बाद उसने दांव लगाने वाली भीड़ की ओर देखा। सबने सुन लिया, ये राउंड ड्रॉ रहा और किसी ने भी ड्रॉ पर शर्त नहीं लगाई थी, तो पूरी तरह से जीत। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, अगली बार जल्दी आइएगा। बात करने के बाद छोटा यांगजी अपना सामान पैक करके छोटी भूतनी बहन से मिलने के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान थी। ये लहर बहुत बड़ा मुनाफा लेकर आए। लोगों ने ड्रॉ को छोड़कर हर चीज पर दांव लगाया। उसने पल भर में कई मिलियन कमा लिए। कितनी खुशी की बात है। धिक्कार है, ये सब उस कमीने की वजह से हुआ जो बीच रेस में आ गया। उसी की वजह से मुझे 30,000 का नुकसान हुआ। मुझे भी यही लगता है। बदकिस्मती है। भीड़ ने गुस्से में अपशब्द कहे, लेकिन वे बस अपना भड़ास निकाल रहे थे। यहाँ खेलने वाले नियमों का पालन करते हैं। अगर आपने शर्त लगाई है तो हार स्वीकार करें, और अगर कोई अनचाही परिस्थिति आ जाए तो अपनी बदकिस्मती को ही स्वीकार करें। अजय शर्मा को पता ही नहीं था कि उसके पीछे क्या हुआ। लगातार 13 बार ड्रिफ्ट करने से वह बेहद खुश था और ट्रैक छोड़ने के बाद भी उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उसने समय देखा और फैसला किया कि उसे पहले जल्दी से कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए, फिर जाकर अपना बड़ा विला लेना चाहिए। वह इस शानदार विला नंबर 1 को देखने के लिए वास्तव में उत्सुक थे। 11 एक पंख एक सीओ, कपड़े ही इंसान की पहचान बनाते हैं। ज़रूरी मेंशन, विला नंबर 3। बहन लिंग, आज इस दौर में हमने कुल 3.27 मिलियन कमाए। ही देखो तुम कितनी आसानी से संतुष्ट हो जाते हो, 30 लाख पर इतना उत्साहित हो जाते हो। पिछले महीने जब हमने उस सौदे से 80 मिलियन से अधिक कमाए थे, तब भी तुम इतने खुश नहीं थे। ये तो बिल्कुल अलग है। ये तो बहुत रोमांचक था। बोलने वाली दोनों महिलाएं कोई और नहीं बल्कि पहले हुई गली की दौड़ में शामिल लिटिल डेविल सिस्टर और लिटिल यांगजी थीं। हालांकि अब जब वे वहां खड़े थे तो उनके पहनावे और मेकअप उनकी पिछली छवि से पूरी तरह अलग थे। लिटिल डेविल सिस्टर, जिसका असली नाम सू फुलिंग था, शंघाई के शीर्ष 10 परिवारों में से एक सू ग्रुप की बेटी थी और वर्तमान में सू ग्रुप की सीईओ थी। वह न केवल स्वाभाविक रूप से सुंदर थी, बल्कि एक विलक्षण व्यवसायी भी थी। कई बड़े व्यापारियों को उसके हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। उनके कुछ हद तक विद्रोही और दबंग व्यक्तित्व के कारण बहुत कम लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत करते थे। इस लिटिल यांगजी का नाम क्यू यांग था, जो एक प्रसिद्ध विशेष बल इकाई के सेवानिवृत्त सदस्य थे और सू फुलिंग के सहायक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। क्योंकि सू फुलिंग को स्ट्रीट रेसिंग के जरिए तनाव कम करना पसंद था, इसलिए समय के साथ उसने असाधारण रेसिंग कौशल विकसित कर लिया था। तो इस बार एक बड़ा सौदा तय करने के बाद वह क्यू यांग को आराम करने और बचपन की सबसे अच्छी दोस्त से मिलने के लिए अपने साथ ले आई। अरे बदमाश, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। तुम कहाँ हो? क्या आपको अभी तुरंत व्यापारिक यात्रा पर जाना है? क्या आप नहीं जा सकते? मेरा यहाँ आना बहुत कम होता है और आप व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं। मैं आपके वापस आने तक कुछ और दिनों के लिए यहीं रुक जाऊंगा। फोन रखने के बाद सू फुलिंग ने अंगड़ाई ली, जिससे उनके आकर्षक सुडौल शरीर का प्रदर्शन हुआ, जिसे देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा करेगा। अपनी खूबसूरती के अलावा वह अंदर से भी एक जानलेवा आकर्षण बिखेरती थी। कौन सोच सकता था कि यह वही छोटी सी बदमाश लड़की है जो पहले दिखी थी। बहन लिंग, क्या आपने बहन इनकी से संपर्क किया? हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें व्यापारिक यात्रा पर जाना है। छोड़ो, अगले कुछ दिनों में मैं उस पगानी मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो किस तरह के बड़े आदमी हैं। वो बहुत ही शानदार हैं।
साथ ही चूंकि हम दिल्ली शहर में हैं, पैंगडालोंग से संपर्क करो। ये चालाक बूढ़ा लोमड़ी खेल खेलता रहता है और अपने पास रखा माल नहीं छोड़ता। वहाँ परियोजना शुरू हो चुकी है, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर तक खींच नहीं सकते। इस बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। समझ गया, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। हम बूढ़े किन का क्या हुआ? वो घर पर क्यों नहीं है? बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है, यही उसका एकमात्र शौक है। ठीक है, जब तुम अपने काम निपटा कर वापस आओ तो कंपनी में रखी हुई मेरी 2 बोतल माउंताई ले आना। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के अलावा बूढ़े किन को ये बहुत पसंद है। चूंकि हम यहाँ कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, इसलिए हमें उनकी इस इच्छा को पूरा करने देना चाहिए। समझ गया कि यान के बोलने के बाद वह अपने काम निपटाने के लिए बाहर चला गया और सूफुलिंग कुछ देर तक बेमन से इधर उधर घूमती रही, फिर वापस ऊपर जाकर सोने लगी। वह सुबह सुबह शंघाई से भाग कर आई थी और किसी के साथ दौड़ में हिस्सा लिया था, इसलिए वह बहुत थक गई थी। जब मैं जागूंगा तो मैं तुम्हारे अजय शर्मा को देखने जाऊंगा। इस बार उसके आने का मुख्य कारण पहले बताए गए कारणों के अलावा अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अजय शर्मा से मिलने में मदद करना था, जिससे वह वर्षों से चुपके से प्यार करती थी। याओ आनिकी और सूफुलिंग बचपन की सच्ची दोस्त थीं जो हर बात पर चर्चा करती थीं, इसलिए उसे इनकी और अजय शर्मा के बीच हुई हर बात की जानकारी थी। ये सुनकर कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की आखिरकार इच्छा पूरी हो गई है और वह उस आदमी के साथ है जिसे वह पसंद करती थी, वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई। हालांकि अपनी खुशी के बावजूद वह इस आदमी को व्यक्तिगत रूप से देखने और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए तैयार थी। आनिकी ने कल ही अचानक उसे बताया था कि वह अजय शर्मा के साथ है। उसने उसे अजय शर्मा द्वारा ताइफू प्लाजा पर कब्जा करने और इस तरह के अन्य कारनामों के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगा कि ये मुख्य बात नहीं है। इसलिए सूफुलिंग की धारणा में अजय शर्मा अभी भी हॉनफैंग रियल एस्टेट में सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट था। उनकी सू ग्रुप की दिल्ली शहर में एक रियल एस्टेट कंपनी भी थी। अगर अजय शर्मा का चरित्र ठीक होता तो उसे उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होती। वह नहीं चाहती थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त किसी और के साथ कष्ट झेले। लेकिन अगर उसका चरित्र ठीक नहीं था तो एक बहन होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। दूसरी ओर ताइफू प्लाजा में अजय शर्मा ने अपनी कार पार्क की और सीधे मॉल की तीसरी मंजिल पर चला गया। इस मंजिल पर सिर्फ पुरुषों के कपड़े थे, जिनमें कम कीमत से लेकर उच्च कीमत तक के ब्रांड मौजूद थे। यही एक कारण था कि ताइफू प्लाजा इतना लोकप्रिय था, यहाँ हर कोई अपने लिए उपयुक्त श्रेणियां पा सकता था। अजय शर्मा सीधे हाई एंड ब्रांड वाले क्षेत्र में नहीं गए, बल्कि उन्होंने सबसे पहले उस ब्रांड की तलाश की जिसे वह हमेशा से पसंद करते थे, फिला। स्टोर में मिलने वाले कपड़े स्पोर्ट्स सीरीज के थे और उनकी गुणवत्ता नाइकी, एडिडास और उनके जैसे ब्रांडों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। साथ ही उनके स्टाइल भी उनसे अधिक फैशनेबल थे। हालांकि पहले जब वह इन चीज़ों को खरीदता था तो कीमतें सस्ती नहीं थीं। एक साधारण बाजूबंद की कीमत 400 या 500 रुपये होती थी और जैकेट की कीमत लगभग 1000 रुपये से शुरू होती थी, इसलिए वह पहले केवल 2 ही चीज़ें खरीद पाता था। अब स्वाभाविक रूप से उसे इन चीज़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह जी भरकर खरीदारी कर सकता था। जैसे ही उसे वह चीज़ पसंद आए उसने उसे तुरंत खरीद लिया, जिससे पास में खड़ा दुकानदार खुशी से झूम उठा। देखते ही देखते वहां दर्जनों छोटे बड़े बैग जमा हो गए। सर नमस्कार, आपका कुल उपभोग 68,000 है। क्या आप कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे या कोड स्कैन करना चाहेंगे? कार्ड। अजय शर्मा ने सबसे पहले वह सुप्रीम कार्ड सौंपा जो गाओ जियानली ने उसे पिछली बार दिया था और फिर एक बैंक कार्ड सौंपा। जब क्लर्क ने सुप्रीम कार्ड देखा तो उसकी आंखें सदमे से भर गईं और वह अजय शर्मा को कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने पहले तो सोचा था कि यह आदमी सुंदर और धनी है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी ऐसी पहचान होगी। यह अविश्वसनीय था। इसलिए उसने आदरपूर्वक छूट लागू की, कार्ड स्वाइप किया, रसीद जारी की और अंत में 34,000 रुपये का बिल चुका दिया। अजय शर्मा काफी संतुष्ट था। उसने तुरंत पहनने के लिए एक सेट चुना और क्लर्क से कहा कि बाकी सेट बाद में सीधे उसके घर भेज दिए जाएं। जब उन्होंने उसके द्वारा छोड़े गए पते को देखा तो सभी एक बार फिर चौंक गए। जिरुई मेंशन, विला नंबर 1। हे भगवान, वह शानदार विला जिसे 3 अरब में भी नहीं खरीदा जा सकता था। कितना अच्छा होगा अगर मैं उससे शादी कर सकूं। सपने देखते रहो, उसके हम में से किसी को पसंद करने की संभावना न के बराबर है। काम पर वापस जाओ। अजय शर्मा की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए महिला क्लर्कों का एक समूह आपस में बातें करने लगा और कल्पनाओं में खो गया। अजय शर्मा ब्राउज करना जारी रखे हुए था। फिला खरीदने का उसका एकमात्र कारण यह था कि उसे यह ब्रांड पसंद था। अब जब उसके पास ये सिस्टम था तो भविष्य में उसकी संपत्ति निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ महंगे लग्जरी ब्रांड तैयार करने पड़े। अगर भविष्य में उसे किसी महत्वपूर्ण अवसर पर जाना पड़े तो उसे अच्छे कपड़े पहनने ही होंगे, है ना? जहां तक दैनिक जीवन की बात है, उन्हें लगता था कि फिला पहनना बिल्कुल ठीक है। आप सड़क पर चलते हैं और ऐसा तो है नहीं कि हर कोई पहले ये देखेगा कि आपने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं। क्या यह अजीब नहीं होगा? इस प्रकार एक हस्ती वर्साचे और अरमानी जैसे स्टोरों में आती जाती रही। और सच कहें तो ये बात बिल्कुल सही है कि कपड़े इंसान की पहचान बनाते हैं और सोना बुद्ध की मूर्ति बनाता है। महंगे होने के पीछे एक वजह है। वर्साचे और अरमानी के कपड़े पहनने के बाद उनका पूरा स्वभाव ही बदल जाता था। वह पहले से ही आकर्षक था और मांसपेशियों को बढ़ाने वाली गोली से मिली अतिरिक्त सुंदरता के कारण वह वास्तव में एक बेहतरीन कपड़े टांगने वाला ठेला बन गया था। डिजाइनर ब्रांड्स के कपड़े पहनने के बाद वह किसी युवा मालिक से भी अधिक आकर्षक लग रहा था। उन सेल्स क्लर्कों के मोहित भावों को देखकर ही कोई भी समझ सकता था कि यह पहनावा कितना घातक था।
इधर उधर घूमने के बाद अजय शर्मा ने ताइफू प्लाजा में जमकर खरीदारी की। कपड़े, पैंट, बेल्ट, टाई, टोपी, चमड़े के जूते, स्नीकर्स और यहाँ तक कि चप्पल, पजामा आदि भी खरीदे। अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक उसने वह सब कुछ खरीद लिया जो उसके शरीर पर पहना जा सकता था। बस इसी तरह सुप्रीम कार्ड की छूट का फायदा उठाते हुए उन्होंने कुल मिलाकर 3 मिलियन से अधिक खर्च कर दिए। तो पैसे खर्च करना कितना शानदार एहसास है। अजय शर्मा खरीदारी के आनंद में डूबी हुई थी कि अचानक आश्चर्य भरी एक आवाज़ सुनाई दी। अजय शर्मा, सच में तुम ही हो? 12 बचपन के दोस्त से मुलाकात 1 बनाम 10। लियू चेंग। उस व्यक्ति को पास आते देख अजय शर्मा सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गई। लियू चेंग उनका बचपन का दोस्त था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद ही वे अलग हुए जब अजय शर्मा दिल्ली शहर आया। हाँ, दूर से मुझे लगा कि तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। लगता है तुम ठीक हो बच्चे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और लियू चेंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, ये बस ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। जब आप दिल्ली शहर आए थे तो आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं भी अभी यहाँ आया हूँ। हमारी कंपनी दिल्ली शहर में एक शाखा खोल रही है और हमने अंततः ताइफू प्लाजा को चुना है। जैसे ही उसने ये कहा उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। चलिए उस बारे में बात नहीं करते, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अगर आप आज रात फ्री हैं तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? ठीक है, फिर मुझे फ़ोन कर देना। तुम पहले जाकर अपना काम निपटा लो। ये देखकर कि लियू चेंग किसी बात से परेशान लग रहा था, अजय शर्मा ने इस मुद्दे पर और जोर नहीं दिया। विदा लेने के बाद अजय शर्मा ने कुछ देर और खरीदारी की। उसे लगा कि उसने पर्याप्त सामान खरीद लिया है। उसने दुकानदार को सामान उसके विला में पहुंचाने का निर्देश दिया और पार्किंग की ओर चल पड़ा। दिल्ली शहर में स्थित जिरुई मैंशन हुटिंग याक्सुआन नामक एक परिसर की ओर जाने की तैयारी में। दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हालात को ठीक से नहीं संभाला। रुवान मिंगलियांग पास ही खड़ा था, उदास दिख रहा था और उसने सिर झुकाकर कहा। मुख्य हॉल में प्रमुखता से बैठे हुए कनपटी के पास सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था। ये व्यक्ति रुवान मिंगलियांग के दादा हुआ यंग थे, जो रुवान समूह के प्रमुख थे। महज एक नज़र में ही कोई बता सकता था कि यह व्यक्ति युद्ध में परखा हुआ और स्वाभाविक अधिकार का धनी है। मुझे आश्चर्य है कि पहले कौन शेखी बघार रहा था और बड़े बड़े वादे कर रहा था। छोटे भाई, मैं तुम्हें उपदेश नहीं देना चाहता, बस अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करो। थोड़ा ज़मीनी बनो, बस करो, और बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे बताओ कि तुम इसे कैसे सुझाने की योजना बना रहे हो। रुवान मिंगलियांग के बड़े भाई रुवान मिंगहुई को उसे उपदेश देने का अवसर पाते देख वृद्ध गुरु ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दादाजी, मैंने इस मामले को संभालने के लिए लोगों को पहले ही नियुक्त कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही जवाब मिल जाएगा। मिंगहुई, आपको ये समझना होगा कि ताइफू प्लाजा में जगह सुरक्षित करना हमारे रुवान परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डिंगेलिंग। इसी समय रुवान मिंगहुई के फ़ोन की घंटी बजी। दादाजी, मुझे एक फ़ोन करना है। बूढ़े गुरुजी के सिर हिलाने के बाद रुवान मिंगहुई ने तुरंत जवाब दिया। नमस्कार युवा स्वामी हुई, वह लियू चेंग से मज नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें। बेकार, तुम्हारा क्या काम? उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में ही रहने दो। उसे छोड़ो और उसके नीचे काम करने वाले मैनेजर को ढूंढो। क्या मुझे तुम्हें ये सब सिखाना पड़ेगा? जाओ, तुरंत मामला सुलझाओ। समझ गया युवा स्वामी हुई, मैं अभी जाकर इसे संभाल लेता हूँ। फ़ोन रखने के बाद उसने देखा कि बूढ़ा उस्ताद उसे देख रहा है और उसने अपनी विधि समझाते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। ये सुनने के बाद बूढ़े गुरु ने भौहें चढ़ा लीं। मुसीबत खड़ी मत करो, इसे ठीक से संभालो, वरना अगर गाँव जियानली को पता चल गया तो निपटना मुश्किल हो जाएगा। दादाजी, मुझे पता है, उनकी कंपनी 3 लोगों की साझेदारी है। इस बार उन्हें रेजिडेंसी का मौका किस्मत से मिल गया। मैंने बाकी दोनों के साथ ट्रांसफ़र की सारी बातें फाइनल कर ली हैं। बस ये लियू चेंग ही जिद्दी है, वरना अब तक सब कुछ तय हो चुका होता। अब हमें बस उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में रखना होगा। गाँव जियानली की बात करें तो वह इस तरह का काम नहीं संभालेंगे। वह उनके रिश्तेदार नहीं हैं। सबलेटिंग तो आम बात है, यह आपसी समझौता होता है। गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन फिर भी आपको इसे सावधानी से संभालना होगा। जटिलताएं पैदा मत करो, हंगामा करना कभी अच्छा नहीं होता। मैं समझ गया दादाजी। मिंगलियांग, तुम्हें इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गड्ढे में गिरने से तुम्हारी बुद्धि में वृद्धि होती है। अगली बार अपने काम में और अधिक सावधानी बरतो, अपने बड़े भाई से सीखो। जी हाँ दादाजी। पास ही में अपने घमंडी बड़े भाई को देखकर रुवान मिंगलियांग ने घृणा से अपने दांत पीसे और अजय शर्मा के प्रति उसके मन में व्याप्त आक्रोश भी गहरा गया। कल से आप सीधे जिनमाओ रियल एस्टेट के इंजीनियरिंग विभाग में रिपोर्ट करेंगे और पहले विभाग प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह मत कहना कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। हमें कुछ ही दिनों में फेग्यांग जिले में वह ज़मीन हासिल करनी है। सोच समझकर फैसला लें और अपने भाई के साथ मिलकर काम करें ताकि हम उसे जीत सकें। हॉनफेंग रियल एस्टेट भी इस ज़मीन पर कड़ी नज़र रखे हुए है। इस बार ज़मीन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। बाकी हिस्से मायने नहीं रखते, हमें ब्लॉक नंबर 1 हर हाल में हासिल करना है। हाँ, भूमिगत गैराज में जैसे ही अजय शर्मा निकलने ही वाला था, उसने देखा कि कुछ पिशाच जैसे दिखने वाले लोग एक कोने में दुबके हुए हैं, जो जाहिर तौर पर किसी के लिए घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी उसकी नज़रों के सामने एक परिचित आकृति प्रकट हुई, लियू चेंग। क्या ये लोग लियू चेंग पर घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं? ये सोचकर अजय शर्मा नीचे झुक गया और उस दिशा की ओर बढ़ गया। बॉस लियू। अचानक तीखे नैन नक्श और संदिग्ध निगाहों वाला एक व्यक्ति 9 अन्य लोगों के साथ लियू चेंग को घेर लिया। मैनेजर ही, आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, हम बस चाहते हैं कि बॉस लियू इस बारे में फिर से ध्यान से सोचें। यंग मास्टर हुई द्वारा प्रस्तावित सबलीज शुल्क काफ़ी उदार है।
हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात मान लेंगे। आखिर बाहर अधिक मित्र होना हमेशा अच्छा होता है। साथ ही यंग मास्टर हुई ने कहा कि यदि आप सहमत होते हैं तो हम हस्तांतरण शुल्क में 10% की और वृद्धि कर सकते हैं। मैनेजर है, मैंने आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हालांकि हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन ताइफू प्लाजा में जगह मिलना मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यंग मास्टर हुई द्वारा प्रस्तावित कीमत अच्छी है और बाजार दर से कहीं अधिक है, लेकिन मेरी अपनी योजनाएं हैं। ये पैसे का मामला नहीं है। बॉस लियू, क्या आप वाकई अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे? फिर तो हमें आपको कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैनेजर हे को एहसास हो गया था कि लियू चेंग के सहमत होने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे अपने पीछे खड़े कुछ लोगों की ओर देखा। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? अपने चारों ओर मौजूद कुछ लोगों को देखकर लियू चेंग हैरान और क्रोधित हो गया। उसे एहसास हुआ कि बातचीत विफल होने के बाद वे बल प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। टकराना। जैसे ही वे लोग आगे बढ़कर लियू चेंग को पीटने वाले थे, तभी उनके पीछे से एक दबी हुई आवाज और उसके बाद एक चीख सुनाई दी। सब लोग मुड़कर देखने लगे। मैनेजर को लात मारकर हवा में उछाल दिया गया था और वह जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी जगह पर अरमानी के कपड़ों में सिर से पैर तक सजे एक आकर्षक व्यक्ति खड़ा था। अजय शर्मा। सामने वाले को देखकर लियू चेंग बेहद आश्चर्यचकित रह गया। हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले इन लोगों से निपट लेते हैं। बदमाशों ने एक पल के लिए विराम लिया, फिर एक के बाद एक आगे बढ़े। अजय शर्मा आसानी से सैनिकों के बीच से निकल जाता था और अक्सर केवल एक हाथ उठाकर या नीचे की ओर वार करके हड्डियों के टूटने की आवाज निकाल देता था। महज कुछ ही राउंड में ये सभी बड़े और दुर्जय गुंडे चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं क्योंकि वे अजय शर्मा को देख रहे थे। ये सभी व्यक्ति कुशल लड़ाके थे, लंबे और शक्तिशाली, जो आमतौर पर 3 या 4 लोगों को एक साथ ढेर करने में सक्षम थे। अब उनमें से 10 की पूरी देखभाल एक युवा मालिक द्वारा की जा रही थी और हमले सचमुच बेहद क्रूर थे। हर वार से हड्डियां टूट रही थीं, जानलेवा हमले। यहाँ तक कि लियू चेंग, जो लड़ाई में कूदने की तैयारी कर रहा था, वह भी स्तब्ध रह गया। हे भगवान, अजय शर्मा, मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा और तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। मुझे बताओ, क्या चल रहा है? वह यंग मास्टर हुई कौन है? अजय शर्मा को अपनी ओर घूरते देख लियू चेंग ने एक अजीब सी मुस्कान दी और उसके पास स्थिति समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अरे, फिर से रुवान परिवार। इसलिए वह अभी भी जमीन पर पड़े हुए मैनेजर ही के पास गया और नीचे बैठ गया। वापस जाओ और अपने उस युवा स्वामी हुई को बता दो कि मेरा नाम अजय शर्मा है और ताइफू प्लाजा कभी भी रुवान परिवार का यहाँ रहने के लिए स्वागत नहीं करेगा। मैनेजर ने मन ही मन सोचा, सिर्फ तुम? किस आधार पर? हालांकि अजय शर्मा ने जिस सफाई से अपने साथ लाए सभी लोगों से निपटा था, उसे देखकर उसे पता चल गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विपरीत हों, और उसने घबराकर सिर हिलाया। भाड़ में जाओ, तेरा टूटे पंखों के साथ वापसी। एक बार फिर अजय शर्मा। मैनेजर और बाकी लोग लड़खड़ाते और गिरते पड़ते भाग निकले। अजय शर्मा, मुझे बहुत खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस झमेले में फंस जाओगे। हम भाई हैं, तुम अजनबी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? नहीं, आप नहीं समझते। रुवान समूह को आसानी से उकसाया नहीं जा सकता। मैंने अपने गृहनगर में इस कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की और अब जाकर मुझे कुछ नतीजे मिले हैं। मैं किसी बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहा था। इस बार मुझे सौभाग्य से ताइफू प्लाजा में जगह मिल गई। मैंने इसके लिए बहुत सारी भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुवान के लोग मेरे दोनों साझेदारों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें रिश्वत देकर मुझसे ये पट्टा हस्तांतरित करवाने की कोशिश करेंगे। मैंने मना कर दिया, इसलिए वे मुझे लगातार परेशान करते रहे और हर जगह मुसीबत खड़ी करते रहे। अगर मैं सचमुच सिर्फ पैसे के लिए ये कर रहा होता तो शायद मैं इसे हस्तांतरित कर देता, लेकिन मेरे सपने हैं भाई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब लियू चेंग बोल रहे थे तो उनकी आंखें आंसुओं से हल्की नम थीं, जो ये दर्शाती थीं कि उन्होंने वर्षों से कितना संघर्ष किया है। अजय शर्मा ने भी भावुक होकर आह भरी। इस समाज में हर किसी का जीवन कठिन है। अगर उसने सिस्टम को सक्रिय न किया होता तो शायद वह लियू चेंग की तरह सफल न हो पाता। मैं समझ गया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि रुवान उपनाम वाला वह व्यक्ति आपको फिर कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों? अजय शर्मा की यह बात सुनकर लियू चेंग दंग रह गया। उसके लिए रुवान लोग चिपचिपी मिठाई की तरह थे। भले ही अजय शर्मा ने आज उन्हें भगा दिया हो, लेकिन वे निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे।